आप सभी लोगों को नमस्कार। घटना चक्र सीरीज में बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट करना है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में मुख्यतः बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आता है। इसको कंप्लीट करने के बाद में जा करके फिजिक्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है उत्सर्जन तंत्र, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे इसके वीडियोज अपलोडेड हैं, तो जा करके प्लेलिस्ट चेक करें। लूसेंट का भी बहुत सारा टॉपिक जो है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है, साइंस तो ऑलरेडी कंप्लीट है। जा करके प्लेलिस्ट चेक करके एक बार जरूर देखें, ठीक है, और एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। अपशिष्ट है तो बाहर ही फेंकेंगे ना। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्ज्य पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहते हैं। रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्कों और या किडनीज का मुख्य कार्य होता है। वृक्क शरीर के तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकलते रहने के अतिरिक्त, ठीक है, और क्या करता है, तो शरीर में लवण जल की मात्रा का भी नियंत्रण करता है। कौन? तो वृक्क या किडनी। तो मूत्र को बाहर निकालेगा छान करके, इसके अलावा लवण और जल को भी कंट्रोल करेगा। यह रक्त की पराश्रयणीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है, ठीक है। तो वृक्क उसकी मात्रा या पराश्रयणीय दाब को भी नियंत्रित करता। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। औसतन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में अपोहक डायलाइजर का प्रयोग होता है, जो कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण या डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। विसरण या डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि डायलिसिस क्रिया के तहत जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होता है, किसके माध्यम से, तो विसरण के माध्यम से। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है, विसरण में एक तरफ से। अच्छा, कह रहा है कि विसरण में एक तरफ से प्रवाहित होता है, एक तरफ से, ठीक है, तथा डायलिसिस घोल जो है विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। यूरिया यकृत में बनते हैं, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिकेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो अल्ट्राफिकेशन द्वारा जो है यूरिया ब्लड से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वृक्क में पहुंचता है। यकृत से यूरिया कहाँ जाता है, तो किडनी में, जहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र हल्का अम्लीय pH मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण
इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल, 2.6% यूरिया और 2% अनावश्यक लवण होते हैं। तो मूत्र में 91 से 96% जल होगा, 2.6% यूरिया होगा, 2% अनावश्यक लवण, 0.3% क्रिएटिनिन और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी स्टोन्स बनती है। यह खनिज लवण प्रायः वृक्क की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जो है अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी। यह जटिल रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशीन करते। त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर आती है। यकृत, त्वचा तथा फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग होते हैं। यकृत, त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में सहायक हैं। पहला क्वेश्चन, अल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना लीटर पेशाब करेगा? तो 1.5 लीटर। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, जिसका pH 6 होता है तथा यह पीले रंग का होता है। मूत्र जो है वो पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें वर्णित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल की मात्रा होती है। थर्ड, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं क्या? तो यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक या पिगमेंट के कारण होता है, जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के बाद स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड कहता है कि बोवन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के वापस भेजा जाता है, तो ये कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन, मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाए जाते हैं तथा वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जन की इकाई हैं। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। रक्त जो है वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग करता है और रक्त की पराशरणीय दाब ओपी अमृत की मात्रा का नियमन करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क से।
अपोहन क्रिया या डायलिसिस ब्रिक से किडनी से संबंधित है, जो कि कृत्रिम ब्रिक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों ब्रिक अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत जो भी घुलनशील पदार्थ होती है उसकी अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार होना विसरण या डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल जो है विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है क्या? तो ब्रिक या किडनी। अपोहन ब्रिक या किडनी, जब ब्रिक किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इनमें से उत्सर्जित पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक या डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम ब्रिक आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करते हैं। 8 निम्न में से कौन सा सही है? तो शरीर को सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर ब्रिक किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया और यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के पराशरीय दाब ओपी एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। 9 यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा या किडनी। यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिकेशन क्रिया द्वारा रुधिर से पृथक किया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जित पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो एक्सक्रीशन। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। 11 ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो बी इसका हो जाएगा 1200। ब्रिक मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। मानव ब्रिक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ब्रिक से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। तो प्रतिदिन जो है 1500 लीटर की शुद्धि करता है, 1.5 लीटर मूत्र निकालता है, प्रति मिनट जो है 1200 सीसी प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होती है। पूरा दिन में 1500 लीटर रक्त शुद्ध करता है। 1500 लीटर 1200 सीसी जो है प्रति मिनट प्रवाहित होती है, 1.5 लीटर मूत्र। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। ब्रिक किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिकेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानव ब्रिक अश्मरी या किडनी स्टोन्स में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट है।
ब्रिक के पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ब्रिक में पथरी या अश्मरी स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी बनते हैं। 15. मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। वह तत्व जो मानव पसीने से उत्सर्जित होता है कौन सा? तो देखिए यहाँ पे दिया है लोहा, जस्ता, गंधक, ये सब थोड़े होता है। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न होता है। इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होता है। तो पसीना में खनिज होते हैं, खनिज होता है, अम्ल होता है और यूरिया। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व होता है। तो पसीना में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन होता है, अतः एक से यहाँ पे अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम है और जिंक है, आयरन भी है, तो एक से अधिक। इसके अलावा अम्ल और यूरिया भी होता है, पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है अम्ल और यूरिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अभी नेक्स्ट चैप्टर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अच्छे तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्मानुबंध या सिनैप्सेस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं, सेंसरी या ऑफरेंट न्यूरॉन्स। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर और एफेरेंट न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों, पेशियों व ग्रंथियों आदि से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरुरज्जु या सुषुम्ना, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को एक अन्य नाम सुषुम्ना के नाम से भी जानते हैं। तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु या सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरे शरीर में जालवत फैली होती हैं, इसके अंतर्गत क्रैनियल या स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रैनियल तंत्रिकाएं क्रैनियल नर्व से मस्तिष्क से जुड़ी होती है। क्रैनियल जो नर्व है वह मस्तिष्क से जुड़ी होती है। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी या 8वीं जोड़ी संवेदी सेंसरी होती है। पहले, दूसरी, 8वीं जोड़ी संवेदी होती है। पहला, दूसरा, 8वां 1 to 8 तथा शेष मिश्रित संवेदी तथा चालक होते हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय या स्पाइनल कॉर्ड पाई जाते हैं, 31 जोड़ी, और क्रैनियल जो है 12 जोड़ी, क्रैनियल 12 और स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्नीय 21 जोड़ी। ये हाथ पैर की पेशियां, त्वचा की ग्रंथियां, त्वचा ज्ञानेंद्रियां आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। कौन? तो स्पाइनल कॉर्ड। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के मस्तिष्क हिंड ब्रेन या रम्बेन फेलान के अंतर्गत मस्तिष्क पूंछ या मेडुला ऑब्लिगेटा आता है,
जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसे प्रायः मेडुला भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ऊपर की तरफ पोन्स और नीचे की ओर सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला में भोजन, निगरण, स्वैलोइंग, उल्टी, वोमिटिंग, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की दर एवं प्रबलता, खांसने, कफिंग, छींकने, स्नीजिंग इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय गति नियंत्रण करना, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होती है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तथा यह अच्छी क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। पहला अनकंडीशनड अबंधित, दूसरा कंडीशनड अनुबंधित। पहला अनकंडीशनड और दूसरा कंडीशनड। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत ताप होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। मनुष्य के शरीर का औसत तापमान औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। औसतन टेम्परेचर शरीर का 98.6 फ़ारेनहाइट, यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का यह भूख, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। यह तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियां, त्वचा की ग्रंथियां, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। दूसरा, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो सोचने के लिए, हृदय गति के लिए और शरीर के संतुलन तीनों के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है। मेडुला जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर सुषुम्ना से तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रखता है। हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रखता है। 4, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। तो यह कथन सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अभी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र पर कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहला अबंधित अनकंडीशनड तथा दूसरा अनुबंधित या कंडीशनड होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर वो चीजें होती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुई चुभाने पर कौन अंग है जो दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं या पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है। दर्द ग्राहिका या पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो 7 का हो जाएगा बी, सेरिब्रम में।
सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण और क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। 8 परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन सा? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, नियत होता है, क्योंकि मानव और पक्षी नियत तापी हैं। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, भले ही कितनी ही सर्दी या गर्मी क्यों न हो। शरीर का तापक्रम 98.6 होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस का भाग इस प्रक्रिया का नियंता कंट्रोलर का होता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोलर। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। पसीना जो है शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना? तो 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रेनहोल्ड अगस्त वंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। मनुष्य की शरीर का सामान्य तापमान है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन या राउम्बेन फैलावन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे को सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन निगरण या स्वेलिंग, उल्टी, वोमिटिंग, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। और बस इतना ही था। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर अंतःस्रावी तंत्र, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है, बिंदास होके। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।